चलिए बेटा स्टार्ट करें। हाँ बेटा, व्हाट वाज द गवर्नमेंट विद बजट? Annual statement showing item wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. शाबाश। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कशन में लेकर आए थे। क्या क्या बातें थी? कब बनाया जाता है बजट? किसकी मर्जी पर बनता है? नरेंद्र मोदी। कौन पास करता है उसको? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या मकासद हैं उसके तहत बनाया जाता है बजट। कौन पास करता है उसको? बनाता है फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन पास कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के मकसद से बन रहा है, गवर्नमेंट ही पास करेगी। अच्छा, लेजिस्लेटिव हेड का जो सुप्रीम मेंबर होता है, कौन होता है वो? हमारा प्रेसिडेंट। सब बातें भूल गए। विद द प्लान एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट में डायरेक्ट कि वो कब पास होना है, कैसे होना है, और उसके बाद अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इंप्लीमेंटेड। ये सब पार्लियामेंट की भीड़ लगेगी इस पर, और फिर उसके बाद में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा और अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज के बारे में बतलाएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी? मैं आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करूंगा आज टेस्ट में। तो जो चीज हो चुकी है, जो चीज हो चुकी है उसके लिए परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी। जो हमने लास्ट टाइम बजट बनाया था उसका एग्जीक्यूशन कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ करके हम उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालेंगे, और फाइनेंशियल पॉलिसीज हम बनाएंगे अगले वाले टेन्योर के लिए। तो क्या लिखा हुआ है? द बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लास्ट ईयर एंड द फाइनेंशियल पॉलिसीज फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर। ठीक हो गई बात? ये समझ में आ गई बात? ये याद रखने की बातें थी, या आपके जहनों गुमान में बेबस कर देने वाली बातें हैं कि साहब बजट हर लेवल पर बनता है, लेकिन हम फिलहाल पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, जो जिसको कहलाया जाता है यूनियन बजट। यूनियन बजट ऐसे अभी अभी निर्मला सीतारमण जी ऐसे लेकर आई थी। आप लोगों ने अखबारों में फोटो देखा होगा इनका, ये वाला, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो ये वाला फोटो बहुत कॉमन हुआ था इनका, ये जब लेकर आई थी। अभी रिसेंट की बात है, कुछ ही दिनों पहले की बात है। बहुत सारे रिसेंट चेंजेस करे इन्होंने, इसी की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि किस डेट में होगा, लेकिन कन्वेंशन क्या कहती है? फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आ जाना चाहिए। चलो भाई, अरे ये क्या हो गया? उमर बेटा उसको पॉज करना है इतना। हाँ जी बेटा, तो ये बजट काय को बनाने का? हाँ जी, एस्टिमेट। क्या एस्टिमेट? ये बजट काय को बनाते हैं अम्मा? महीने की शुरुआत में अम्मा बनाती ना अपनी, अरे घर की अम्मा बनाती ना, मैं निर्मला जी को नहीं कह रहा मैं, अरे हाँ घर की अम्मा बनाती ना कि कितना ग्रोसरी में जाने का, कितना देन में देने का, कितना बिस्किट नमकीन मंगाने का, हिसाब किताब काय को करने का? तो उस पर एस्टिमेट कर लिया तो उससे क्या होगा? हाँ, अरे तो बाकी लोन ले लेंगे ना करके, क्या परेशानी की बात? तो कैसी इकोनॉमी बन जाएगी फिर हमारी? मैंने कल 2 इकोनॉमी से एग्जाम्पल दिए थे आप लोगों को। बांग्लादेश, बहुत खतरनाक हालात रहे वहां पर, बहुत खतरनाक डेट है उन लोगों के ऊपर, महंगाई नेक्स्ट लेवल, 500 रुपए लीटर पेट्रोल, इकोनॉमी बहुत कमजोर, बहुत दिक्कतें। तो अगर हमें भी अपनी इकोनॉमी का यही हाल करना है तो मत बनाइए बजट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को आपसे नितिन गडकरी जी कहें कि जी मुझे 50,000 करोड़ रोड बनाने में लगाने के हैं, तो बिल्कुल लगवा देना,
लेकिन उन खाली रोडों पर गाड़ियां चलाएगा कौन जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा? अरे भाई बैलेंस रखना है ना सब चीजों का। तो क्या करना है, मकसद क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अंबानी जी को फायदा पहुंचा दिया जाए? कि अंबानी जी आप ही तो हैं जिसकी वजह से सब कुछ हो पाता है। एक काम करिए, आपके लिए हम दान करते हैं 1 लाख करोड़ रुपया, सही है ना? अंबानी जी चला लेंगे सारी सरकार फिर, हैं? और गरीब जनता हम जैसी और गरीब, तो क्या करने का? उनको और अमीर बनाने का, हमको और गरीब बनाने का, बैलेंस बनाने का। कैसे करना बनाएंगे बैलेंस? कैसे बनाएंगे बैलेंस? जाफरीन हमारी करोड़पति आदमी, करोड़पति, ठीक है? और ये 10 लाख रुपए कमाने वाली, आप 5 लाख रुपए कमाने वाली, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए, आप आई 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए कमाने वाली, जाफरीन करोड़पति। जाफरीन से कहा जाए बहुत पैसे कमाती है भाई साहब, सही है, तुम्हारा टैक्स और इनका टैक्स बराबर कर दूं परसेंटेज के टर्म्स में, कि तुम्हें भी 10% टैक्स देने का है, तुम्हें भी 10% टैक्स देने का है। वो बेचारी 1 लाख कमा रही है तो उसको 10% का दिया जा रहा है टैक्स, 10,000 रुपए टैक्स। आप 1 लाख रुपए कमा 1 करोड़ रुपए कमाती हो तो 10 लाख रुपए का टैक्स देना बनता है। सब सही है ये बात? ये बात सही है? जो कम कमाता है उसको कम टैक्स, बल्कि उसको उससे तो टैक्स से भी माफ कर देना चाहिए, उसको तो प्रमोट करो ताकि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। और इनको मार लगाओ टैक्स की, ज्यादा टैक्स, इनसे कहा जाए तुम 30% टैक्स दो, आपसे कहा जाए तुम भी 30% टैक्स दो, आपसे कहा जाए कोई बात नहीं 20% भी दोगी तो भी चलेगा, आपसे कहा जाए भाई टैक्स मत दो, कुछ मत दो टैक्स, जियो लेकिन हमारी इकोनॉमी को प्रमोट करो। ये क्या है ये कि अमीरों का पैसा निकाल के, अमीरों का पैसा निकाल के खर्चा चलाओ, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन लोगों से टैक्स वसूल मत करो। ऐसे आप बैलेंस मेंटेन करोगे। लेकिन हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं? इसकी फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी ना। इस फोरकास्टिंग के मेथड के लिए हम अपने स्टाफ को इस्तेमाल करेंगे, नेशनल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट को, और उनसे पूछेंगे ये बताओ तुम्हारे पास कितने लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा वाले हैं? हाँ भाई इतने इतने लोग हैं। बोले ठीक है चलो भाई अब ये वाले टैक्स प्रैक्टिसेस फॉलो करवाएंगे अब हम, कि साहब जो 1 करोड़ से ज्यादा वाले लोग हैं उनको इतना इतना टैक्स देना है, और जो साहब 1 लाख से कम लोग हैं आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास 1 करोड़ से ज्यादा वाले लोग हैं ही नहीं, कमाने वाले ही नहीं है, और हमने उनके लिए लॉज पे लॉज बना दिए, फायदा होगा कुछ? गवर्नमेंट तो बेचारी यूं आ जाएगी अल्लाह के नाम पर। अरे भाई है ही नहीं ना, इससे आप ले नहीं रहे, ऐसे लोग मौजूद नहीं है। समझो मेरी बात भाई, आप जैसे लोग मौजूद नहीं, और ऐसे लोग से आप टैक्स नहीं ले रहे, तो भाई गवर्नमेंट क्या करेगी फिर? कहां से लाएगी पैसा? कहां से लगाएगी? मिड डे मील्स कहां से चलाएगा? सारा सोशल सर्विस, लॉ, डिफेंस, ऑर्डर कहां से चलेगा? तो इसको फोरकास्ट करने की जरूरत है, कि बजट बनाने की जरूरत है। तो मकसद क्या है बजट बनाने का, ऑब्जेक्टिव क्या है बजट बनाने के, आज हमें वो पढ़ना है। सही है? डिस्कशन भरपूर है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द बजट फॉर fulfilling the certain objectives. These objectives are direct outcomes of the government economic policies, social policies and the political policies. वो अपने मकसद, इन ब्रॉडर मकसद के तहत वो बजट्स बनाते हैं। The various objectives of the government budgets are reallocation of resources. याद कराना मेरी जिम्मेदारी, हेडिंग्स भी अंदर का मैटर भी। अभी फिलहाल आप लोगों को रटना कुछ नहीं है, आप लोगों को अपने दिमागों को खोल के रखना है, चारों तबक रोशन रहने चाहिए आप लोगों के। सही है भाई? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ? रीअलोकेट कर देना मतलब कि तुम से टैक्स हम कम लेंगे, तुमसे टैक्स ज्यादा लेंगे, दैट वाज समथिंग।
बट नहीं, तुमसे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए, तुमसे कम लेना चाहिए। दैट वॉज अनदर थिंग। तो किससे क्या करना है, किसको सब्सिडीज देनी है, किससे टैक्सेस वसूल करने हैं, ये जो डिस्पैरिटी है इसको फिल करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए हमें रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। थ्रू द बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीअलोकेट द रिसोर्सेज इन ऑर्डर विद इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक and social priorities of the country. Government can influence allocation of resources through tax concessions or giving subsidies. Subsidies किसको दो भैया? जो बहुत अमीर लोग हैं, अंबानी जी को सब्सिडीज देंगे हम, और टैक्सेस तुमसे वसूल करेंगे हम, है ना? यही बात है ना बच्चा मेरा? किससे लो सब्सिडीज, किसको दो टैक्सेस, किससे वसूल करो? जिनकी इनकम कमजोर है उनको प्रमोट करने के लिए आप उनके घर राशन भिजवाइए, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड्स, आप उनको सब्सिडीज दीजिए, आप उनको सिलेंडर के लिए सब्सिडीज दीजिए। लेकिन जो लोग अच्छा कमाते हैं उन लोग पे आप टैक्स इंपोज करिए, उन लोगों को सब्सिडीज मत दीजिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। समझ में आई बात? याद करेंगे इसको अच्छे से, बट समझदारी में भरपूर मात्रा प्रेजेंट होना चाहिए आपके दिमाग में, जबरदस्त भरा हुआ होना चाहिए कि रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में मेरा मकसद क्या है, कि साहब इनसे पैसा उठाकर इनको देना है या इनसे पैसा उठाकर इनको देना है। आपसे टैक्सेस वसूल करे, इनको, मेरे पास पैसा आ गया, इनको लेके सब्सिडीज दे दी। ये हुआ रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आई बात? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सही है भाई? To encourage investments, government can give tax concession, subsidies to the producers. For example, government discourages the production of harmful consumption like liquor, cigarettes through heavy taxes. Heavy taxes. और कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी टैक्सेस नहीं इंपोज करवाती, जैसे खादी का प्रोडक्शन, बिल्कुल भी टैक्सेस इंपोज नहीं होते हैं उसके ऊपर। encourages the use of the khadi products by providing the subsidies, directly producing the goods and services. मतलब there are very, मैं अगर ये कहूं कि सोशल सर्विस जो है, सोशल सर्विस जैसे सोशल सर्विस में एनजीओज हैं, लेकिन से मैं सपोज अदल और इंसाफ की बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना? मैं ये कहूं कि आई एम द जज हियर, और अगर किसी के भी कुछ भी डिस्प्यूट होगा, आई विल गिव माय सर्विसेज। तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास आइए। मेरे पास एक ऐसी कंपनी है, ठीक है ना? तो ऐसे काम करने वाले को क्या आपको लगता है कि कुछ पैसा चार्ज करना चाहिए? अदल और इंसाफ करने वाला आदमी, क्योंकि अगर जिसने ज्यादा पैसे दे दिए मुझे, अगर मैं जज हूं और मुझे किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए, मैं तो उसके फेवर में हक सुना दूंगा ना अपना। तो ये तो सोशल सर्विस है ना मेरा बच्चा। तो ऐसा तो काम कोई भी करने को तैयार ही नहीं हो रहा। प्रोड्यूसर सेक्टर में से ये काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा। अब क्या करूं मैं? उनको जो है ऐसे वाले बिजनेस प्लेटफॉर्म्स को, ऐसे वाले सर्विसेज के देने के लिए गवर्नमेंट कहेगी अगर आप लोगों में से कोई नहीं आ रहा तो ये काम हम करते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो अब बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बात करूं आपको, मैं यहां से अपनी बड़ी बहन के घर जाता हूं, तो यहां से काशीपुर अराउंड 50 किलोमीटर दूर है। तो 50 किलोमीटर दूर जाने के लिए जो हम ट्रेन का टिकट लेते हैं वो 15 रुपए का है, 15 रुपीज। वहीं अगर मैं अपने घर से कटघर स्टेशन तक ट्रैवल करने के करता हूं तो मुझसे रिक्शा वाला 20 रुपए ले लेता है। कितना किलोमीटर? मुश्किल से 2-3 किलोमीटर। लेकिन उस 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, बल्कि अराउंड 60 किलोमीटर हैं वो, तो 60 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए वो मुझसे 15 रुपए ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो सारा, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए, एक मिनट। हाँ जी बेटा, बच्चा जी चलें, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए।
हम लोगों ने पढ़ना था कि जब हमारे पास रिसोर्सेज किसी इकोनॉमी के किसी हिस्से में ज़्यादा हैं, रिच सेक्टर के पास ज़्यादा हैं और पुअर सेक्टर के पास कम हैं, तो हमने क्या किया, उनके पास से रिसोर्सेज उठाकर उन लोगों को दे दी जिन लोगों के पास पैसा नहीं था। इसी चीज़ को हम लोगों ने बोला रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताई थी इसमें कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं, आप लोगों में से मैं कितने लोगों को अगर पूछूं कि आप लोगों को बड़े होकर कितने लोगों को एनजीओज खोलनी है जिसमें आपको प्रॉफिट्स कुछ नहीं होंगे, प्रॉफिट्स कुछ नहीं होंगे, और आप लोग अपने वर्किंग आवर्स में से 15 घंटों में से आप लोगों को 12 घंटे जो है उस एनजीओ में देना है, बाकी के 3 घंटे में आप लोगों को जो खाना कमाना हो वो आप 3 घंटे में कर लो। आप में से कितने लोगों जो इस बात पर फेवर करेंगे कि सर 3 घंटे 4 घंटे आपको काम करना है और 12 घंटे आपको सोशल सर्विस करनी है? आप में से कितने लोग हैं जो ये काम करेंगे? नहीं, अभी आप लोगों को बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, आपको पता नहीं है 3 घंटे में आप लोग कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल सर्विस में प्रमोट करने के लिए आज से अपनी पूरी जवानी गंवाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसी बात को नोट करते हुए गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई ये सोशल सर्विसेज वाली चीज ना हमारे पास ही रहने दो, अदल और इंसाफ ये हम ही लोगों को हमारे ही पास रहने दो, और जो चीजें ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हैं, जो सेक्टर्स ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हैं बट उनका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं रेलवे का एग्जाम्पल ले रहा था, लेबर तबका गांव देहातों से मुरादाबाद आता है, अगर मैं उससे 50 रुपए की रेलवे की फीस चार्ज करने लगूं, टिकट फेयर चार्ज करने लगूं, तो क्या आपको लगता है जो 300 रुपए कमाने वाला आदमी है वो 100 रुपए आने जाने के टिकट पर खर्च कर सकेगा? तो वो आएगा यहाँ पे मुरादाबाद में काम करने के लिए। तो इस बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि ये सेक्टर हमारे ही पास रहने दीजिए। इंडियन रेलवेज, हर उस सफर पर वो लोग नुकसान उठाते हैं टू मेंटेन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने ये देख लिया कि भैया बसेस तो कंप्लाई बहुत हो रही हैं इधर से उधर, 110 रुपए का टिकट है यहां से काशीपुर जाने का बस का, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं ट्रेन का 15 रुपए का टिकट है। क्यों भाई? ताकि मजदूर लोगों के पास समय की कमी नहीं है, पैसे की कमी है। तो समय वो लोग ज्यादा लगा लें ट्रेन के टिकट, ट्रेन के इंतजार में, लेकिन सस्ते मध्य में अपनी काम करने की जगह पर पहुंच जाए और वापस भी आ जाए। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसको समय की ज्यादा वैल्यू महसूस होती है, उसके लिए टाइम ही उसका पैसा है, इसलिए तुम डेफिनेटली पैसा खर्च करो अपना ज्यादा फेयर पे करके। समझ में आ गई बात? ठीक है भैया। तो क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, there are many non-profitable economic activities which are not undertaken by the private sectors like water supply, sanitation, law and order, national defense, etc. These are called public goods. क्या होते हैं पब्लिक गुड्स? जो पब्लिक प्रोड्यूस करे, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे। तो पब्लिक गुड्स क्यों कह रहे हैं इनको? वो पब्लिक के लिए जो है ना, पब्लिक के लिए भी ही वो है ना। तो हाँ बेटा, उनसे चार्ज नहीं लिया जा रहा। दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक हो गई बात पापा है? हाँ, दीज आर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। चलो ये बात ठीक है, बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पब्लिक गुड्स यार? व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी? पब्लिक गुड्स वो जो पब्लिक यूज करती है, जो पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करता है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या? गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर यूज करता है पब्लिक के लिए, प्रोड्यूस करता है पब्लिक के लिए। अच्छा, तो उसको पब्लिक तो भाई इसको मैं कहूं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है,
ठीक है ना। BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एक पब्लिक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो जो गुड्स बनाती है वो पब्लिक के लिए इस्तेमाल में होता है, तो क्या उसका जो भी उसका प्रोड्यूस है उसको पब्लिक गुड्स कहा जाएगा? ऐसे तो जो रिलायंस चीज बना रही है, PNG बना रही है, वैसलीन, पब्लिक ही तो इस्तेमाल करती है। सर वो फ्री में मतलब फ्री होना जरूरी है पब्लिक गुड्स के लिए। हाँ, ओनरशिप क्या ओनरशिप? पब्लिक गुड्स यानी छोटे मोटे चीजें जो पब्लिक बनाती है। अच्छी खासी कंफ्यूजन हो गई सर, एक तरफ हो गई सीखने की सर कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। चलो भाई पब्लिक गुड्स सीखते हैं। व्हाट आर पब्लिक गुड्स? पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम, मतलब जिन पर आप शर्त नहीं लगा सकते कि तिकोना पार्क या अंबेडकर पार्क या कंपनी बाग के अंदर जो है सिर्फ अमीर लोग जाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते आप। कंपनी बाग के अंदर सिर्फ गोरे चमड़ी वाले लोग अंदर जाएंगे साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोल सकते कि बुरखे वालियां अंदर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं बोल सकते कि लड़कियां नहीं जाएंगी, ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां पर सिर्फ जेंट्स जाएंगे, पुराने बूढ़े लोग नहीं जा सकते। नहीं, इकोनॉमी के रहने वाले सारे ही लोग, जनता, आम जनता को इस बात की इजाजत है कि वो पब्लिक गुड्स जो भी हैं उन सबका पूर्ण इस्तेमाल कर सकती है। ये होते हैं पब्लिक गुड्स। लेकिन इनकी एक शर्त है, अगर वो कलेक्टिवली कंज्यूम करने वाले हैं आप, उनकी दो शर्तें हैं। अगर वो दो शर्तों को पूरा किया जा सकता है तभी मैं कहूंगा कि वो कलेक्टिवली कंज्यूम्ड हो रहे हैं। क्या है वो बातें? दे आर द टू मेन फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर दैट पब्लिक गुड्स आर नॉन क्या क्या है ये? राइवलरस, RIVALROUS। मैंने जानबूझ के स्पेलिंग को ऐसे फॉन्ट में रखा ताकि आप इस पर थोड़ी निगाह टिकाओ, ये वर्ड आपके दिमाग में चिपके जाकर। दैट पब्लिक गुड्स आर नॉट राइवलरस। क्या मतलब इस बात का? द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल and are not restricted to any particular consumer. For example, if we consider public park, the benefits of park will be available to all. Non-rivalrous, non-rivalrous, याद रहेगा वर्ड non-rivalrous, याद रहेगा। री तो नहीं हो जाएगा, non-rivalrous। तो अगर किसी चीज को आपको कहना है कि वो कलेक्टिवली कंज्यूम हो रही है तो पहली शर्त यह है कि वो non-rivalrous हो। non-rivalrous का मतलब क्या है? यूज बाय किसी कैटेगरी, बुरखे वालियों को, हिंदू को, मुसलमानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, आप फर्क नहीं कर सकते हो। और अगर आप ऐसा फर्क कर रहे हो, दीज आर नॉट पब्लिक गुड्स। कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड्स, आर दीज पब्लिक गुड्स? अगर आपकी आस्था इस बात को अलाउ करती है कि आपको दफन होना है, बिल्कुल वही है। बट देयर आर सर्टेन शमसी फैमिलीज जो अपने ग्रेवयार्ड को लॉक रखती हैं कि वहां पर कोई भी मुसलमान जाकर नहीं बरी किया जा सकता। तो वो वाली जो पर्टिकुलर ग्रेवयार्ड हैं उनको पब्लिक गुड्स नहीं कहा जा सकता। हालांकि ग्रेवयार्ड्स का एग्जाम्पल यहाँ के लिए ठीक नहीं है क्योंकि दैट बिलोंग्स टू बेसिकली पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी। बट मैं यहाँ पर शमसी फैमिली और एक जनरल मुस्लिम फैमिली का एग्जाम्पल देना यहाँ पे मेरा मकसद है कि अगर वो चीज कोई भी इस्तेमाल कर ले, नॉट बाइफर्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एज ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ज्यादा हो गया क्या? 10 मिनट में हम फिनिश करेंगे। एक बात तो ये हो गई सर कि सब कलेक्टिवली कंज्यूम्ड का मतलब है क्या? कि वो नॉन राइवलरस हो। नॉन राइवलरस का मतलब समझ में आ गया ना? आप दूसरी चीज ये ध्यान देना जरूरी है कि पब्लिक गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेबल,
कि साहब कंपनी बाग में सभी लोग आ सकते हैं सिवाय बूढ़ों को छोड़कर। एक्सक्लूड कर दिया बूढ़ों को आपने, तो पब्लिक गुड्स हो गए क्या? नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब in case of public goods there are no possible way to exclude anyone from enjoying the benefits of the goods. Due to this reason public goods are called non excludable. Even if some users do not pay, it is difficult to collect fees from the public goods. These non paying users are known as free riders. कहने का मतलब ये है कि अगर जो भी आप चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज में आप लोग को कभी भी कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता भाई ये फैसिलिटीज तुम्हारे लिए नहीं है। अगर जिगर कॉलोनी के लोग, तिकोना पार्क की मैं बात कर रहा हूं, अंदर कभी गए तिकोना पार्क की तरफ आप लोग? तिकोना पार्क की अगर मैं बात करूं तो उस पार्क में ज़ियारत के बच्चे आकर खेलते हैं, वो ज़ियारत वहां से कनेक्टेड है ना, तो ये लोग जो हैं कॉलोनी के लोग जो हैं ये बहुत गुस्सा करते हैं इनके ऊपर, अरे क्या है आ जाते हो तुम गंदे संदे हो बच्चे और फलाना ढिमका ये और वो। But these elder people are not allowed to say anything to them because the park is for everyone, not to the specific Jay colony community. और वहां पर बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, बट उन बुजुर्गों का कहना इस मकसद के तहत है कि तुम यहाँ पर गंदगी करते हो, मेंटेन्ड नहीं रखते हो इस पार्क को, इसलिए शायद वो कहते होंगे। बहरहाल मेरी बात यह है कि वो गंदगी रखें, सफाई रखें, आप लोग उनको रोक नहीं सकते हैं कि कौन यहाँ पर पार्क में आकर खेलेगा या नहीं खेलेगा। वहां पर वो ये बोर्ड नहीं लगा सकते हैं कि ज़ियारत के बच्चों को यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। तो पब्लिक गुड्स नहीं होंगे, वो कॉलोनी का अपना पार्क होगा, फिर वो गवर्नमेंट डेवलप्ड नहीं है। सही है भाई, चलिए फिर आज के लिए फिर रुकते हैं फिर। थैंक यू।